Hello दोस्तों, welcome to Tryst with Law. We all made a tryst with law sometime in our lives and that's why we are here. दोस्तों, टैक्सेशन लॉ की कड़ी में हमने पिछले वीडियो में हमने राम प्रसाद वर्सेस सीआईटी देखा था जो कि सैलरी से रिलेटेड था। ऑन अ सिमिलर नोट दोस्तों, अब हम एक केस देखते हैं सीआईटी वर्सेस एलडब्ल्यू रसल। ये परक्विजिट से रिलेटेड केस है और परक्विजिट दोस्तों, परक्विजिट इज़ जैसे मान लीजिए आपको एम्प्लॉय अलाउंस मिलता है, कोई ट्रैवल अलाउंस मिलता है, तो एनीथिंग विच इज़ पेड टू यू बट नॉट स्पेसिफिकली एज सैलरी, लेकिन आपको मिलता है, आपको उससे फ़ायदा होता है, उसको परक्विजिट कहते हैं। इट कैन बी लेट से मुझे कार मिलती है आने जाने के लिए, वो भी आ सकती है। तो इनफैक्ट इस केस में हम उसको डिटेल में देखेंगे। तो ये दोस्तों ये 1965 का केस है और इसमें हुआ ये था कि एक इंग्लिश एंड स्कॉटिश कोऑपरेटिव सोसाइटी थी कोझिकोड केरला में। अब उसने एक स्कीम बनाई अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, स्पेशली ऑल इट्स वेरी पेट्रियार्कियल, जो यूरोपियन मेल मेंबर्स थे, उनके लिए एक स्कीम बनाई कि उनको पेंशन की तरह की स्कीम है कि उनको जब एन्युइटी मिलेगी, हर साल उनको पेमेंट मिलेगा आफ्टर रिटायरमेंट, तो उसके लिए वो कुछ कंट्रीब्यूशन करेंगे प्रीमियम और 1/3 ऑफ द प्रीमियम सोसाइटी पे करेगी। अब दोस्तों देखिए कन्फ्यूजन ये आता है, 1956-57 का जब असेसमेंट हुआ तो सपोज सोसाइटी ने इस केस में 3,333 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किया था। अब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने उसको परक्विजिट मान लिया और उस पर उसने टैक्स ले लिया, टैक्स डिडक्ट कर लिया। अब जो हमारे रिस्पॉन्डेंट है एलडब्ल्यू रसल भाई साहब, वो कह रहे हैं कि ना ये तो कुछ नहीं है, ये तो रिस्पॉन्डेंट मतलब ये तो परक्विजिट में नहीं आएगा। अब इसका आर्ग्यूमेंट देखते हैं। तो इसमें कहना ये है कि जैसे मान लीजिए सीआईटी कह रही है और इससे पहले हम कंडेंशन देखें, लिटिगेशन हिस्ट्री वही रही कि इसको अपैलेट ट्राइब्यूनल असिस्टेंट कमिश्नर जो टैक्स है या इनकम टैक्स अपैलेट ट्राइब्यूनल सब ने सीआईटी के फेवर में जजमेंट दिया। फिर एक सेक्शन 66 है, उसके अंडर रेफरेंस दिया जाता है जो कि हाई कोर्ट में अपील करने के लिए कि हाँ इस ग्राउंड पे हो सकता है। तो उसने ट्राइब्यूनल ने दिया, उसने अपील किया एलडब्ल्यू रसल ने, तो हाई कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ एलडब्ल्यू रसल, इसलिए अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अपील है। तो दोस्तों और वैसे चूँकि 1956-57 असेसमेंट ईयर है तो इस समय 1922 वाला एक्ट वैलिड है। तो सेक्शन 7 का जो इट डील्स विथ मतलब सैलरी के कॉन्टेक्स्ट में डील है ये। तो इसको कोर्ट इससे पहले कि एनालाइज करे, कोर्ट कहता है कि हम एक बार स्कीम को देखते हैं और स्कीम को एनालाइज करते हैं। तो स्कीम को जब एनालाइज आप करेंगे तो आप पाएंगे कि स्कीम में ये बात हो रही है कि ये डिफर्ड पेमेंट आप ही को मिलेगा जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही है वो भी वो ट्रस्ट में जा रहा है और ट्रस्टी आप ही को देगी, बट ऑन योर सुपर एनुएशन। सो लेट से कि मैं उस कंपनी में काम करता हूँ और 60 इज द एज ऑफ, जैसे इसमें 55 इज द एज ऑफ रिटायरमेंट, और मैं 55 का हो गया और कंपनी में ही काम कर रहा था, तो 50 जब से मैं रिटायर हुआ उसके बाद से मुझे इस ट्रस्ट में से मुझे एनुइटी मिलती जाएगी। लेकिन जस्ट सपोज उससे पहले 55 होने से पहले मैंने कंपनी छोड़ दी या आई डाई और सब अदर कंटिजेंसी हैपन्स, तो सिर्फ मुझे वो पैसा मिलेगा जो मैंने कंट्रीब्यूट किया था। जैसे अभी इसमें मैंने बोला था कि प्रीमियम का 2/3 एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा, 1/3 सोसाइटी करेगी, तो मुझे सिर्फ वही मिलेगा जो मैंने कंट्रीब्यूट किया था। और इनफैक्ट एक और देयर इज अ डिस्क्रिशन ऑन द ट्रस्टी कि इट कैन गिव मी पार्ट पेमेंट जो सोसाइटी ने कंट्रीब्यूट किया था। तो दोस्तों अब आप बताइए, तो जो एम्प्लॉय है इसमें कोई जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है, जो स्पेशली जो सोसाइटी कंट्रीब्यूट कर रही है, दैट इज नॉट वेस्टेड इन द एम्प्लॉय, वो अब कंटिजेंट है। एक कंटिजेंसी सपोज मैं फुल ऑन में कंपनी में काम करते रह गया सुपर एनुएशन तक, तब तो मुझे मिलेगा, लेकिन अगर दूसरी कंटिजेंसी होगी तो हो सकता है मुझे न मिले। तो अब नाउ दिस इज द एनालिसिस ऑफ द स्कीम। नाउ कम टू सेक्शन 7। तो सेक्शन 7(1) में ऑब्वियसली सैलरी, वेजेस, लेकिन जो हमारी रेलिवेंट पार्ट है वो है परक्विजिट। तो परक्विजिट पे भी अगर परक्विजिट के बारे में बोल रहे 2-3 चीज़ें स्पेसिफाइड हैं। पेड, या तो वो परक्विजिट मुझे मिल गया, और ड्यू टू द एम्प्लॉय, मतलब ड्यू का मतलब क्या हुआ कि आई हैव अ राइट ओवर दैट, तो एंड देयर इज अ करस्पॉन्डिंग ऑब्लिगेशन ऑन द एम्प्लॉयर टू गिव इट टू मी, वेदर पेड और नॉट, इट इज इन मटीरियल, को पे है वो मुझे मिला है या नहीं है, बट आई हैव अ राइट ओवर दैट। अब एक तीसरा वर्ड है जो कि कन्फ्यूजन कॉज करता है, अलाउड टू द एम्प्लॉय, और ये अलाउड वॉज एडेड बाई अमेंडमेंट इन 1955। अब इस पर कह रही है जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स
कि नहीं नहीं, अगर अलाउड है तो अलाउड में तो आ जाएगा, ये अलाउड इज नॉट अलाउड के लिए आपको कोई राइट नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोर्ट लुक्स एट द मीनिंग ऑफ अलाउड और सेज कि अलाउड मतलब होता है कि ग्रांटेड, जैसे आपके लिए वो पोर्शन सेट असाइड हो गया है। तो जो इसके लिए क्या कोनोटेशन क्या आता है कि अगेन आई हैव अ राइट ओवर दैट, मतलब अलाउड से वो सब चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड होंगी। जैसे आप खुद सोचेंगे कि ये तो और ड्यू टू हिम में भी आ गया है, लेकिन अलाउड से जैसे मान लीजिए इन काइंड मुझे चीज़ें मिली या जो मनी टर्म्स में नहीं मुझे चीज़ें मिल रही हैं वो सब अलाउड में आ जा रही हैं, लेकिन आई मस्ट हैव अ राइट ओवर देम। और अभी हमने इसकी एनालिसिस करके देखा कि कोई इसमें राइट नहीं क्रिएट होता एम्प्लॉय का। और दूसरी बात एक जो हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा विच इज इक्वली वैलिड कि दिस इज द टैक्सेशन स्टैट्यूट और इसलिए स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। और इसका अगर हम स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करें तो वो पहले वेस्ट होना पड़ेगा तभी मिलेगा। तो इस ऑन दीज ग्राउंड्स कोर्ट ने फाइनली बोला कि ये परक्विजिट नहीं था। हम 7(1) के एक्सप्लेनेशन में परक्विजिट के इंक्लूसिव डेफिनेशन दी हुई है, बट अगेन इट इज़ नॉट रेलिवेंट फॉर दिस टू डिसाइड दिस केस, क्योंकि 7(1) में ही हम इसमें वो फॉल ही नहीं करा, बिकॉज इट इज़ नाइदर पेड टू हिम नॉर इज ड्यू टू द हिम एम्प्लॉई एंड नॉर इज अलाउड टू द एम्प्लॉई। तो इसलिए ये परक्विजिट उस सेक्शन 7(1) में आएगा ही नहीं। तो वेदर इट इज़ अ परक्विजिट और नो, वो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। कोई भी कन्फ्यूजन कोई दिक्कत ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए केस के साथ। टिल देन लेट्स कंटिन्यू विद द टेस्ट। बाय बाय।